7 मार्च को बजट सत्र से पहले बाहर बहस, कौन बनेगा उपाध्यक्ष, इस बार सत्र कब तक। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 28 मार्च तक चलेगा। सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधायकों ने अभी तक कितने सवाल लगाए हैं और कांग्रेस विधायक सचिन बिरला की सदस्यता का क्या होगा। सर, सवालों की बात करें तो अभी तक कितने सवाल आए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन? 4,500 के आसपास है। बराबर ऑफलाइन ऑनलाइन बराबर है। सर, सचिन बिरला की सदस्यता की बात करें तो कांग्रेस लगातार पत्र लिख रही है सदस्यता भंग करने के लिए, क्या निर्णय ले रहे हैं कुछ अभी तक? कांग्रेस पत्र लिख रही है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, और जब हम सुनवाई का मौका देते तो ये पत्र लिख रहे हैं कि आज सुनवाई न की जाए। दोनों बात है ना। लेकिन बजट सत्र के बीच ये खींचतान भी शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन होगा। क्या परंपरा के अनुसार ये सीट कांग्रेस को मिलेगी? हालांकि विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर को स्थायी करने की मांग शुरू कर दी है। अच्छा, परंपरा का हवाला दे रही है वो, तो बताइए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो भाजपा का कौन उपाध्यक्ष था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये इस तरह की जो मिथ्या बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी प्रार्थना है उनसे, ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने थोड़ी तोड़ी है। जब उनने तोड़ी है तो हम निभाएंगे। सर, वो तो कह रहे हैं उपाध्यक्ष जब बनेगा भाजपा का बनेगा। कमलनाथ जी से बात करके उपाध्यक्ष का पद विधानसभा में कांग्रेस को दे देना। परंपरा हमने नहीं तोड़ी। जब एनपी प्रजापति जी का चुनाव हो रहा था तो बात ये हुई थी, कोई खड़ा नहीं करेंगे कैंडिडेट तो उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलेगा। इनने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसमें ये इनको मुंह की खाना पड़ी, और +2 से एनपी प्रजापति जी चुनाव जीत गए थे। परंपरा उन्हें तोड़ी, इसलिए फिर उपाध्यक्ष पद नहीं दिया गया। इस बार बजट सत्र 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। इस बार बहुत सारे सवाल भी हैं। विधायकों ने 4,000 से ज्यादा सवाल लगाए हैं। इसी को आधार मानकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार फिर सत्र हंगामेदार और धारदार रह सकता है। पिछली बार तो पंचायत इलेक्शन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हावी रहा, इस बार क्या रहेगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सवाल 4,500। बजट सत्र धारदार। लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान की अगर आप और हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो मजबूत लोकतंत्र तभी है जब उसका प्रतीक या उसकी नब्ज जो है हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं, विधानसभा और संसद, वहाँ जिस तरह की जीवंत, लाइव और बड़ी धारदार डिबेट्स होती हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि दोनों ही पक्ष इसके लिए बराबर के जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं कि दोनों के बीच में ही वो धारदार, तर्क से भरपूर और सौहार्द और सौजन्यता से भरपूर बहसों की संख्या में निरंतर और बहुत चिंताजनक ढंग से कमी आती गई है। आरोप दोनों तरफ बराबर हैं। जैसा मैंने कहा, सत्ता पक्ष का कहना रहता है कि ये गतिरोध पैदा करते हैं, स्टेलमेट पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही में बाधा आती है और लोगों से जुड़े मसले विधानसभा में डिस्कस नहीं हो पाते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की है और सत्ताधारी दल अपनी बहुसंख्यता के नाते जो उसकी मेजॉरिटी है उसकी वजह से वो अपना एक प्राधान्य डोमिनेशन दिखाना चाहता है, और इस डोमिनेशन की वजह से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई में वो रोमांच, वो आनंद और जनता के लिए उसका जो ओरिएंटेशन है वो पूरा मुकम्मल तौर पर नहीं दिखता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सत्र जो है, और ये ऐसी बहसों में ना उलझे सर, उपाध्यक्ष किसका होना चाहिए, क्योंकि आप माफ़ कीजिएगा, जनता को इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि उपाध्यक्ष बीजेपी का है कि उपाध्यक्ष कांग्रेस का है। सदन में परंपरा रही है, बेहिचक रही है, लेकिन परंपराएं टूटी हैं। कौन जिम्मेदार है? हमारे माननीय राजनेता जिम्मेदार हैं। उस पर बात करेंगे तो उपाध्यक्ष बन जाने से सदन की कार्रवाई धारदार हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, जनता के मसले एड्रेस होने लगेंगे। ये सवाल हमारे दोनों माननीय राजनीतिक दल जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सदन को चलाइए, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को धैर्यपूर्वक सुने और आगे बढ़ें। विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी संजीदा हैं इसको लेकर। उम्मीद की जानी चाहिए कि बजट का सत्र अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा। इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज साहब, हैं युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत, इस्तकबाल उनका। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, उनका बहुत स्वागत। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ।
सबसे पहले संदीप जी आपकी टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं आप? बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन कहानी वहीं ठहरी रहती है, लेकिन इस बार उम्मीद की जानी चाहिए आशाजनक तरीके से देखें बजट सत्र को। शरद जी, स्वाभाविक सी बात है, उम्मीद तो अच्छे की करनी चाहिए, कामना भी अच्छे की होनी चाहिए, और यही स्थिति हम और आपकी भी है और सोच भी यही रहे हैं। लेकिन मसला जो आपने उपाध्यक्ष का कहा है, जनता का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ना उसके सेहत पर या कहें उसके सुविधाओं पर असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आगे की योजनाओं से लेके तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है इस सत्र में। क्या वाकई में दोनों राजनीतिक दल पद की होड़ की बजाय प्रदेश की विकास और जनता की हित की बात करना चाहते हैं? अगर वाकई में ऐसा नियत है उनकी, कहते तो दोनों राजनीतिक दल हैं, अगर नियत है तो मुझे लगता है कि फिर हंगामे जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए और तनातनी नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपने परंपरा की बात कही, परंपराएं तो राजनीति में टूट रही हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिख रही हैं कि टूटती जा रही हैं। लेकिन ये बात सही है, जैसे आपने कहा कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन परंपरा टूट चुकी है, इसलिए बीजेपी को ये मौका है कि वो चाहे तो वो पद अपने पास रखे। आज वर्तमान परिस्थितियां ये हो, अगर उपाध्यक्ष पर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो बीजेपी उसके जरिए एक अपने व्यक्ति को एडजस्ट कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पद परंपरा के अनुसार दिया जाएगा। उम्मीद जरूर है कि आने वाले समय में बजट सत्र अच्छा होगा, लेकिन यह भी तय है शरद जी कि हंगामा खूब होगा। उसका बड़ा कारण है 5 राज्यों के चुनाव, और वो नतीजे आने हैं बजट सत्र के बीच में, और उसको लेके भी चर्चा खूब होगी, प्रदेश की भी चर्चा होगी और देश की राजनीति की भी चर्चा होगी। इसलिए हंगामा स्वाभाविक और तय भी है, मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है, और हंगामा तो होगा, लेकिन ये हंगामा सौजन्यता के साथ हो। लोकतंत्र में हंगामा जनता के हित के लिए होना चाहिए, और खूब करिए हंगामा, लेकिन इस हंगामे में सदन की कार्यवाही भेंट न चढ़े, इसका ध्यान रखिए। और दोनों एक दूसरे को आरोपित करने की ये जो एक परंपरा चल निकली है कि आप, और इतना बोरिंग लगता है सर, माफ़ कीजिएगा, इतना बोरिंग लगता है। एक रिश्ता है दोनों के बीच में, ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, पक्ष और विपक्ष, इसीलिए कहा भी गया है कि बहुत महत्वपूर्ण पहिए हैं। लेकिन अगर दोनों हमेशा इरिटेट करते रहें कि साहब आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, आप जिम्मेदार हो, तो फिर किसी की रुचि नहीं रह जाती। क्या सुने साहब, रोज़ रोज़ वही बातें होती। अब्बास हफीज़ साहब, उम्मीद करेंगे कि इस बार स्वर बदले होंगे, उम्मीद की बातें होंगी, खूब जमकर बहसें होंगी। बहस मुबाहिसे के लिए ही है सदन, लेकिन इसमें कहीं तरीका, तरतीब और सलीका भी होगा। क्या बात कह दी सर मैंने? जी जी। देखिए, जनहितैषी मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरना विपक्ष की जिम्मेदारी है। बजट के अंदर अगर मायूसी है हर वर्ग के लिए, तो जाहिर सी बात है सरकार को उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज बड़ा विषय ये भी है कि सवालों के जवाब मिलें। जो सवाल लगाए जा रहे हैं, परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, उनमें सवालों के जवाब भी मिलते हैं। उसके साथ ये सदन जो सत्र है, जितना दिन का रखा गया है, 19-20 दिन का, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चलाएंगे, और पूरा चलाना बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रदेश की इतनी सारी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर लीपापोती करने में अपनी सरकार की लगी रहेगी तो फिर सत्र के बाद कोई उसका बचता नहीं है कि हम किसी अच्छे कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सहयोग इनके साथ है, इनका सहयोग हमारे साथ रहेगा, जनता के हित के लिए। हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जनता के हित के लिए सब एक हैं। और अगर विपक्ष जनहितैषी मुद्दों के ऊपर सरकार को लाना चाहता है और सरकार नहीं सुनती है, तो विपक्ष का इसमें क्या गलती है? गलती सरकार की है। सरकार को भी प्राथमिकता के साथ विपक्ष को ध्यान देना चाहिए, विपक्ष के मुद्दों को, और विपक्ष को भी हम पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को रखना चाहते हैं वहाँ पर, और पूरा मौका हमें मिले। यही परंपरा है और यही परंपरा की बात भी है। अब इसमें अटक जाए तो मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है, आप सब जानते हैं परंपरा किसने तोड़ी थी वहाँ पर। न अध्यक्ष चुनाव में खड़ा किया जाता, न उपाध्यक्ष का मसला आता। हमने अध्यक्ष चुनाव में किसी को नहीं खड़ा किया, उपाध्यक्ष का मसला वैसा ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो संदीप पौराणिक जी ने कहा, मजबूर है। उसके पास इतनी सरफटब्बल के हालात हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की तलवार भी लटकती रहती है, किस किस को एडजस्ट करें, कहाँ एडजस्ट करें, तो वो बहाना बना सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण उपाध्यक्ष का पद नहीं है, महत्वपूर्ण जनता के मुद्दे हैं। क्या ये, जैसे कि आज मैंने सुना कि धार्मिक बजट भी आएगा धार्मिक कार्यों के लिए, तो जो नर्मदा का रेत उत्खनन है अवैध, वो रुक जाए, धार्मिक काम है। इसी तरह से कुपोषण के लिए बजट बढ़ा दिया जाए, वो धार्मिक काम हो जाएगा। हर चीज़ ऐसी धार्मिक एंगल से भी देख सकता है। तो एक ऐसा बजट लाने की हम उम्मीद करते हैं। हमसे इन्होंने कोई राय भी नहीं मांगी,
हमारे विधायकों से इन्होंने कोई सहयोग भी नहीं मांगा, अपने ही विधायकों से इन्होंने चर्चा करी, अपने ही विधायकों से इन्होंने राय ली, मशवरे लिए और हमको इन्होंने एक तरफ कर दिया। क्या जनता इसका भुगतान करे कि उसने किस विधायक को चुन लिया है? सरकार का उद्देश्य अगर ये हो जाएगा तो फिर बजट के अंदर सबको आप कैसे समायोजित करेंगे, ये एक बड़ा विषय है। तो उम्मीद करते हैं कि हर वर्ग के लिए होगा, उम्मीद करते हैं हर क्षेत्र के लिए होगा, और ऐसे जब ऐसा बजट आएगा तो हमारा पूरा सहयोग मिलेगा इनको। जी आशीष जी, सुनिए आपने बातें। इसके पहले हमारे निष्पक्ष पर्यवेक्षक संदीप पौराणिक जी को भी सुना आपने, एक स्वतंत्र टिप्पणीकार वरिष्ठ पत्रकार के नाते, और अपने मित्र को भी सुना जो बड़ा अकीदतमंदी है आप दोनों की एक दूसरे के प्रति, एक बड़ी गहरी श्रद्धा और आस्था का भी संबंध आप दोनों के बीच में है। जी बताइए, फरमाइए, क्या कहेंगे आप? जी आशीष जी, सर जी। देखिए, किसी दार्शनिक ने कहा है कि सरकार की आंखें होता है विपक्ष, और इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसकी पक्षधर रही है। और खासकर एक ऐसे बजट सेशन में जिसमें मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि आने वाले 1 साल में उस पर किस किस मद में कितना कितना पैसा खर्च होगा, तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण सत्र हो जाता है, जिसमें मेरे कांग्रेसी मित्रों को एक सकारात्मक और सृजनात्मक विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए। लगातार ये देखने में आ रहा है कि मेरे कांग्रेसी मित्र जो सड़क पर करना चाहिए वो विपक्ष जो वो संसद में करते हैं, यानी कि वहां पर हंगामा करते हैं, वहां पर वो सदन को बाधित करने का प्रयास करते हैं, और जो संसद में करना चाहिए वो सड़क पर करना चाहते हैं, यानी कि चर्चा। तो सबसे पहले तो मैं आह्वान करता हूं आदरणीय अब्बास जी के माध्यम से पूरे कांग्रेसी साथियों से, जनप्रतिनिधियों से, वो इस बार संसद में अपने क्षेत्र की जनता की जोरदार आवाज उठाएंगे। इस संसद के इस सत्र को, इस बजट के सत्र को पूरा चलने देंगे विधानसभा को, और उसके बाद अपने तार्किक क्षमता का परिचय देंगे, ताकि मध्य प्रदेश की जनता का भविष्य और मध्य प्रदेश की जनता का जो हिस्सा है वो सुरक्षित हो। पर मुझे लगता है कि ये शायद मेरे कांग्रेसी मित्रों से इतनी उम्मीद करना कुछ ज्यादा है। अगर हम बहुत पीछे नहीं जाएं, मार्च 2020 के बाद के आप जितने भी विधानसभा के सत्र देखें, तो मेरे कांग्रेसी मित्रों ने उसको जबरदस्ती बाधित करके उनको चलने नहीं दिया। और यही आप कमोबेश जो कांग्रेस की रणनीति है वो संसद में भी देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उसका कारण यह है कि जो जनहितैषी और जन सरोकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लेकर आई, तो मुझे लगता है कि उससे इनको बौखलाहट महसूस होती है, उससे थोड़ा सा नीचा देखने में आता है, और ये बेहतर समझते हैं कि वो सत्र ना चले। तो मैं पहले से मेरे कांग्रेसी मित्रों से बोलता हूं कि इस बार कम से कम वैसा ना करें, ताकि इस बार तो समझ में आए कि आप कितनी सृजनात्मक और सकारात्मकता रखना चाहते हैं। जी, दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मेरे कांग्रेसी मित्रों ने 15 महीने में जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार चलाई थी, और जिसका वो डींगे सड़क पर या ये न्यूज रूम के जो स्टूडियोज होते हैं इसमें हाँकते हैं, आज इस बजट की चर्चा के दौरान वो अपनी सरकारों के कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कंपैरिजन को करें, और उसकी क्लिपिंग मुझे लगता है जब मीडिया को साझा होगी तो मालूम पड़ेगा कि सरकार में कितना अंतर है। मैं दोबारा कहता हूं, ये बजट दोबारा से जनहितैषी गांव गरीब का बजट होगा, जिसको मेरे कांग्रेसी मित्र सुन के क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और दोबारा से अपनी नकारात्मक स्ट्रेटजी में लग जाएंगे। यही वो WWF की फ्री स्टाइल है दोनों तरफ से, जो थोड़ी चिंता में डाल देती है। जैसे उसमें WWF में एक हजरत जब आते हैं रेस में, तो यही कहते हैं I will down all the swing। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दम ही नहीं बचा है, ये कुछ करने वाले ही नहीं है। ये भाषा अगर थोड़ी सी बदले सर लोकतंत्र में तो बेहतर होगा, लेकिन हम सिर्फ विनम्रता से अनुरोध ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी और कोई हैसियत इसमें है नहीं। अब्बास हफीज साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि वो WWF वाली भाषा नहीं होगी। आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये भूल गए कि 15 महीने इनकी पार्टी विपक्ष में रही। शरद जी, हम अध्यक्ष दीरा में बैठ के देख सकते थे, वहां जितना मौका मिला हमने देखा। और बजट सत्र की ही बात करें, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग हर बार बाध्यता लाते हैं, आगे ऑब्स्टेकल्स लाते हैं और उनको रोकते हैं और हम हंगामा करते हैं। बजट सत्र में भी मैंने दोनों बजट सेशंस देखे, सप्लीमेंट्री बजट के और
मेन बजट भी। तरुण भनोत जी के भाषण के बाद जो हंगामा किया इन लोगों ने, गोपाल भार्गव जी को पूछना पड़ता था कि आप ही नेता प्रतिपक्ष हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी पूछते थे, शिवराज सिंह चौहान जी खड़े हो जाते थे, नरोत्तम मिश्रा जी खड़े हो जाते थे, यशपाल सिसोदिया जी खड़े हो जाते थे, और वो बैठते ही नहीं थे। और अभी तक हमने जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं की है। अभी तक आप दोनों एक दूसरे की प्रशंसा में ही जुटे हैं सर। अब आप क्या मुद्दे जनता के उठाएंगे, आज क्या ले जाएंगे, कोई बात नहीं हुई अभी। आज अपनी पीठ थपथपा के ये सरकार बजट के अंदर जॉब्स को लेकर बात करे कि जॉब्स के अंदर रोजगार कैसे देंगे, ये जनहितैषी योजनाओं में कैसे पैसा बढ़ाएंगे, कुपोषण को लेके इनकी क्या व्यवस्था है जिसमें हमारा नाम बदनाम हो रहा है पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। आदिवासी समाज के लिए जो तैयारियां हमने की थी उन एडजस्टमेंट्स के अंदर ये कितना फंड देंगे, ये बड़े विषय हैं। और कैसे, एक आखिरी बात जोड़ना चाहता हूं, अपनी पीठ थपथपा ली इन्होंने, ये कहा कि हमने सारे के सारे बजट सेशंस को चलने नहीं दिया। 4 दिन का बजट सत्र रखने वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं, और बॉन्ड बाजार ने जिनको मना कर दिया है कि 7% पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। केंद्र सरकार की आपने बात करी, जीडीपी और ग्रोथ के बराबर ब्याज हो गया है। जानते हैं आशीष जी, आपकी सरकार जो केंद्र में बैठी है, बजट की वर्गों की बात चल रही है, 9 लाख करोड़ का इंटरेस्ट ब्याज इस साल देना है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हर मिनट के ऊपर 51,000 रुपया बजट का ब्याज का दे रहा है मध्य प्रदेश की सरकार। आप पूरे प्रदेश के लोगों को कर्जदार बनाए चले जा रहे हैं और पीठ थपथपाते हैं अपनी। जी संदीप, बिल्कुल मैं आता हूँ आशीष जी, आता हूँ आपकी तरफ लौटता हूँ मैं। संदीप जी, बड़ा मसला यही है कि आप किसी बात को किस तरीके से कहते हैं कि उस बात का, जैसा हमारे व्यंग्यकार, अब तो वो परंपरा कुछ थोड़ी सी पीछे चली गई, नहीं तो शरद जोशी जी या हरिशंकर परसाई जिस तरह कहते थे, जीप में सवार इल्लियाँ, अब कहने का वो तरीका ऐसा है। या राग दरबारी जब हम श्रीलाल शुक्ल जी का पढ़ते हैं तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि वो दिमाग में अंकित हो गया है। बात जो होनी चाहिए वो इतनी नुकीली हो गई है पक्ष और विपक्ष की तरफ से कि इन दोनों को वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, और जनता मुंह खोलकर देखती रहती है कि ये तो आपकी पर्सनल लड़ाई में बदल गया ये मसला। इसमें हम कहाँ हैं जी? शरद जी, अब जो बाण छोड़े जाते हैं उतने तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं, दूसरे को आघात पहुंचाने की कोशिश होती है। आपने जो बात कही परसाई जी की और शुक्ल जी की, शरद जोशी जी की, वो चीज़ नहीं रही। मूल कारण मुझे जो लगता है, जैसे आज बजट सत्र है, क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष ने अपने विधायकों को कोई ट्रेनिंग दी कि हम बजट सत्र में क्या करने जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? उसका नतीजा ये होता है, जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर सदन में विधायक हैं वो नंबर बढ़ाना चाहते हैं अपने, और नंबर बढ़ाने की होड़ में वो कुछ भी कर जाते हैं। सवाल कहीं होता है, जवाब कहीं होता है। आप देखिए कि सदन में भी बीच बीच में लोग उठते हैं। अगर वाकई में आप अपने विधायक को तैयारी करें तो मुझे लगता है कि कोई भी विधायक ऐसा नहीं होगा जो अपने क्षेत्र की, अपने जनता की हित की बात ना करना चाहता हो। लेकिन उसके लिए दूसरा पक्ष भी होता है कि वो अपनी पार्टी में अपनी हैसियत को बढ़ाए कैसे। तो बढ़ाने का उसका तरीका यही कि सदन में किसने कितना शोर मचाया, कितना हंगामा किया और किस तरह की बात की, उसके चलते ये सब हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये अंकुश पार्टी खुद लगा दे कि ये विधायक अगर इस तरह का आचरण अपनाएगा तो हमारे तरफ से ये उसे दंडित किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि सदन में सिर्फ चर्चा होगी और जनहित की चर्चा होगी। इस दिशा में भी दोनों दलों को विचार तो करना ही चाहिए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सदन की जो शक्ति है वो बोलने वाले जनप्रतिनिधियों की शक्ति है। हमारे साथ जो 2 धारदार युवा नेता बैठे हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इनकी पार्टियों को कि भैया इन दोनों को पहचानिए। आग्रह है विनम्रता से कि ऐसे वाचाल लोगों को टीवी की डिबेट में बिल्कुल रहें वो, लेकिन टीवी की डिबेट से उनका उन्नयन करके, इनका मूल्यांकन करके इनको और इनके यथा योग्य ले जाइए इनको आगे। अखबारों में अक्सर ऐसी स्टोरी मीडिया में की जाती है कि सदन में 5 वर्ष में, कोई किसी और भाव से नहीं बोल रहा हूँ, इतने माननीय नहीं बोले या बहुत कम बोले। क्या दोनों राजनीतिक दलों को, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो हर सत्र, बजट सत्र के बाद ये ऑडिट पेश जनता के सामने नहीं करना चाहिए? हमारे सबसे अधिक बोलने वाले ये 10 विधायक, सबसे कम बोलने वाले मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये 15 लोग हैं जिन्होंने पूरे 1 वर्ष में शायद 5 या 7 मिनट बोला है और ये कुछ नहीं बोले हैं। तो इनको हम ये निवेदन कर रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन भी कर रहे हैं कि आप जनता से जुड़े विषयों पर आप आगे बढ़ें। आशीष जी, टिप्पणी चाहूंगा। थोड़ा जटिल विषय पूछ लिया है मैंने, लेकिन मैं समझता हूं कि आप अधिकारी हैं इसका उत्तर देने के। जी,
आदरणीय शरद जी, देखिए आपकी बात से ना इत्तेफाकी और दो राय तो रखी ही नहीं जा सकती, पूर्णतः समर्थन करता हूं। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो उसमें इस पक्ष और विपक्ष को एक ही गाड़ी के दो पहियों के रूप में बनाया था, जिसमें किसी की भी अगर हवा कम हो तो वो गाड़ी अपनी गति से नहीं भागेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अटल बिहारी जी जैसे लोग जब संसद में बोलते थे तो पंडित नेहरू जी जैसे लोग भी उनको समय देते थे और मौका देते थे कि वे आगे बढ़े। परंतु एक पार्टी को जब ये गुमान हो जाए कि इस देश की सत्ता पर काबिज रहने का हक उसी का है, तो उससे ये लोकतंत्र चलता नहीं है, तो राजशाही में होता है। तो मुझे लगता है कि इस ईगो को मेरे कांग्रेसियों को त्याग के विपक्ष के रोल को अब अपनाना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक और सृजनात्मक विपक्ष के रोल से ईगो ही पर किसी वो का दोबारा से विशेषाधिकार कभी नहीं है, सत्ता के रोल में आएंगे। ईगो कांग्रेसियों में नहीं है और बीजेपी में भी हो सकता है। नहीं, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आप लोगों को भी अब ये एहसास करना चाहिए कि आप किसी विपक्ष में नहीं अगर है, भारतीय आप जनता सत्ता पार्टी में हैं, आपको भी आदत अगर होनी किसी भी चाहिए नेता में आशीष जी कि ऐसा आप हो तो मैं सत्ताधारी बिल्कुल दल की बोलता तरह हूं बात नहीं होना करें। चाहिए। सुनिए ना अब्बास जी, मेरी बात पूरी बिल्कुल पूरी अब्बास जी, करिए, 3 सेंटेंस और कहूंगा, पूरी करिए, सुनिए पूरी ना। करिए सर, अब्बास जी देखिए, आपने परंपराओं का जिक्र किया, आपने विधानसभा सत्र की परंपराओं की बात की, तो विधानसभा सत्र की परंपराएं तोड़ी किसने? आपने। आप एक ऐसी विधानसभा बता दीजिए मध्य प्रदेश की जिसमें उपाध्यक्ष विपक्ष को नहीं दिया गया हो, परंतु 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने नहीं दिया। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार और परिवारवाद की परंपराओं को छोड़ के सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, तो क्या गलत कहते हैं? आप जनहित की बात करते हैं। अरे पूर्ववर्ती शिवराज सरकार की आपने जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी उस पर कैंचियां चलाई, आपने संबल योजना बंद की, आपने लाडली लक्ष्मी का पैसा बंद किया, आपने दीनदयाल योजना बंद की, और आज आप हमसे पूछते हैं। पर हम आपकी ये जन सरोकार की योजनाओं की बात पूरी करेंगे। और अंतिम बात जो आपने कर्ज पर कही, देखिए जब पक्ष में हो और विपक्ष में हो, मुद्दों पर राय एक ही होनी चाहिए। तरुण बनोज जी ने मात्र एक बजट आपकी सरकार का पेश किया और उसके बाद का ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने बजट के बाद जो उन्होंने पत्रकार वार्ता संबोधित की, उन्होंने मध्य प्रदेश पे चढ़े हुए कर्ज को पॉजिटिव डेट बताया। और उन्होंने एक चीज और बताई, ये जितना भी कर्ज है वो विकास के लिए लिया गया है। एक और आंकड़ा मैं आपको सौंपूंगा, 2003 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय कर्ज पर जाने वाला जो ब्याज था वो रेवेन्यूज का 23% होता था और वर्तमान में लगभग 7-7.5% है। पहले जो जीडीपी थी या बजट का साइज था, सॉरी, वो 20,000 करोड़ था, आज 2.25 लाख करोड़ है। तो उसी रेशियो में कर्ज बढ़ा है, तो जनता को भ्रमित ना करें, एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाएगा। आपने अगली बात कही, पहला फिर दुष्प्रचार हमेशा की तरह कि हमने उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि आपने अध्यक्ष का चुनाव क्यों लड़ाया। आपने अध्यक्ष के चुनाव विजय शाह जी को ट्राइबल चेहरा बना के हरवाने का काम वहां पे किया। ये कौन सी परंपरा थी कि आप सत्ताधारी दल की तरफ से छीन लेंगे अध्यक्ष का पद? एडजस्टमेंट रहता था, एक एडजस्टमेंट रहता था। हमने उस परंपरा को यहाँ नहीं तोड़ा जो आपने तोड़ा था। खैर छोड़िए, आपको जो करना है वो सदन में कीजिएगा आप। लेकिन आपने कहा जनहितैषी योजनाओं पर कैची चलाई। अरे बेहतर जनहितैषी योजनाएं देने के लिए उनको रोका, जिनमें आपने पूरा भ्रष्टाचार के रास्ते खोल दिए। हमने पत्रकार वार्ता करके दिखाया था संबल योजना में गरीबों की जगह कैसे भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लगाए हुए फायदा उठा रहे थे। ये हमने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपने इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो जैसी योजनाओं में 100 रुपए का एलोकेशन किया हुआ था। ऐसी बहुत सी योजनाएं थी। तो ये बहुत बात आगे तक चले जाएगी। आज आप मुद्दे की बात कीजिए, एक ऐसा बजट लेकर आइए जिसके हर वर्ग को संतुष्टि दिखे। आप रोजगार के अवसर दीजिए। आप 1.5 साल सत्ता के अंदर हैं, उसके अंदर कम से कम कुछ अच्छे काम करके जाइए ताकि जनता याद रखे। जबरदस्ती आए थे, लेकिन अच्छे काम करेंगे तो जनता याद रखेगी, फिर कभी मौका देगी आपको। संदीप जी शरद जी, बात सही है कि वाकई में जनता की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। इसका रोड मैप मेरा ये मानना है कि सदन में तो आएगा, उस बजट को बाहर नहीं ला सकते आप, लेकिन राजनीतिक दलों को उन मसलों को ज्यादा उठानी चाहिए। किसानों को क्या दिया जाना चाहिए, रोजगार के लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार को भी पहले बताना चाहिए कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा, और विपक्ष को भी परामर्श देना चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कम नजर आता है कि दोनों राजनीतिक दलों में सामंजस्य का अभाव कम नजर आता है, इनमें बचा भी नहीं है। यही कारण है कि जो ये द्वंद्व देख रहे हैं आप, यही द्वंद्व सदन में नजर आता है। इसलिए बात जरूरी है कि आप जनता की बात करें तो जनता भी आपको पसंद करेगी और आने वाले 23 के चुनाव में उस पर मोहर भी लगाएगी।
बिल्कुल। और एक इच्छा और है, अब आप कह सकते हैं कि मैं बुजुर्ग भी हो रहा हूँ, तो बुजुर्गियत ये कहती है कि नॉस्टैल्जिक हो जाता है आदमी जब थोड़ा बुजुर्ग हो जाता है। तो नॉस्टैल्जिया में वो पुरानी यादों को, मैं भी चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस तरह के प्रतिमान जो रहे हैं कभी, जब मैं अटल जी का वो भाषण सुनता हूँ कि अपने ख़ास अंदाज में जब वो कहते हैं कि मैंने नेहरू जी से कहा आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी नज़र आता है। नेहरू जी शाम को मुझे मिले एक जगह और उन्होंने कहा बहुत अच्छा बोला तुमने, कीप इट अप, बोलते रहो, बहुत आगे जाओगे। और फिर यही अटल जी कहते हैं कि 77 में जब मैं विदेश मंत्री था तो नेहरू जी का पोर्ट्रेट सदन से हटा दिया गया। मैंने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मेरे पूछने से अगले दिन नेहरू जी का पोर्ट्रेट फिर था। मैं भी ये देखना चाहूँगा कि कमलनाथ जी अपनी तीखी आलोचना करने वाले, कल्पना है, कल्पना की क्या बात है सर, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह लीजिए, रामेश्वर शर्मा जी से कहें बड़ी आलोचना की कल आपने, लेकिन आनंद आया, धारदार रखिए, आगे बढ़िए। शिवराज जी भी कहें कि बहुत बढ़िया कमलेश्वर पटेल जी, आपने आरक्षण के मसले पर बहुत अच्छी शुरुआत की थी, आनंद आया। सदन में नोक झोंक चलती रहेगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। क्या सर ये बहुत असंभव है? क्या सर, क्या सर ये 70 के दशक में ही हो सकता था सर? क्या 80 के दशक के बाद ये सब बंद हो गया है सर? ये मेरे दो युवा मित्र जो हैं, इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है और इनकी मुस्कुराहट तो ये बताती है। और ऐसा नहीं है कि शिवराज जी या कमलनाथ जी की पीढ़ी निराश करती है, बिल्कुल नहीं। इनके बीच में भी बहुत सारा अपनत्व का और एक गहरी बॉन्डिंग का रिश्ता मैंने देखा है पक्ष विपक्ष के बीच में। सर उसको थोड़ा विजिबल भी कर दीजिए ना, क्यों छिपाए छिपाए फिरते हैं आप? थोड़ा सा आगे मोहब्बत कर दीजिए, मजा आ जाएगा। हम भारतीय लोग तो वैसे ही भावुक होते हैं सर। बहुत शुक्रिया हफीज साहब, बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, झीरम के कितने सच। नमस्कार।